हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो हम ये स्टार्ट कर चुके थे कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे मैनेज करें। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जितने भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी नेचर हमें प्रोवाइड करता है, हम उनकी कद्र करें, राइट। और हम उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल करें, वाइसली इस्तेमाल करें। पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने नेचर को डिग्रेड करेंगे, हम नेचर को इम्बैलेंस करेंगे। तो नेचर को इम्बैलेंस और किसी भी तरह के डिग्रेडेशन से बचाने के लिए वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज से याद आया कि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, एक सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिसन केयरफुली। तो मैंने जो आपको बताया कि इसमें जो है यहाँ पे ऐसे ही कुछ मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, जो यानी कि जो कुछ इंसिडेंट्स हैं उन इंसिडेंट्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे चिपको आंदोलन जो स्टार्ट किया 1970s में स्टार्ट हुआ। ये गढ़वाल, एक उत्तराखंड में एक जगह है जिसे आप कहते हैं गढ़वाल, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1970s में स्टार्ट हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। एंड दिस आंदोलन वाज स्टार्टेड बाय चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, राइट। चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन, and it was started by, initiated by चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा ये दो नाम, ये हिस्टोरिकल नेम है। चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। ये दो साइंटिस्ट थे, सॉरी नॉट साइंटिस्ट, ये जो है एक चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये सिटीजन्स थे, राइट। इनिशिएटेड, इन दोनों ने इनिशिएट किया चिपको आंदोलन। दे इनिशिएटेड द चिपको आंदोलन। इस चिपको आंदोलन को इन्होंने ही स्टार्ट किया। They were behind the चिपको आंदोलन। चांदी प्रसाद भट्ट एंड चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। एंड दिस आंदोलन was initiated in 1970s। ये 1970s में ये आंदोलन बहुत चला। It was initiated in 1970s, राइट। ये आंदोलन इतना ज्यादा फैल गया कि इंडिया में इस आंदोलन की वजह से पूरे विश्व ने, यानी कि पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से इंडिया ने तारीफें बटोरी इस आंदोलन को चलते हुए। इस आंदोलन का मतलब क्या है? चिपको आंदोलन, ठीक है। दिस इज हगिंग ट्री मूवमेंट। इसे आप क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन को हग द ट्री मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में आप, हिंदी में चिपको आंदोलन कहेंगे, इंग्लिश में इसको आप हग द ट्री मूवमेंट, हग द ट्री मूवमेंट। तो हग द ट्री मूवमेंट, दिस इज द चिपको आंदोलन। एंड दिस हग द ट्री मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा इन 1970 में काफी ही चला आंदोलन। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, तो हग द ट्री मूवमेंट इसको आप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस आंदोलन में लोगों ने, जो लोकल लोग पीपल थे,
राइट। एंड ये आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ पहली बार, पहले तो ये जान लीजिए आप, दिस आंदोलन वाज स्टार्टेड इन ए विलेज ऑफ गढ़वाल। विलेज ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल आज के टाइम पे उत्तराखंड एक स्टेट है, वहां का पार्ट है। तो गढ़वाल में ये चिपको आंदोलन, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, हाउ द ट्री मूवमेंट इसको आप बोलते हैं। ये जो है मूवमेंट में लोगों ने क्या किया, दिस मूवमेंट इंडिकेट द रेसिस्ट द डिफॉरेस्टेशन। ये आंदोलन डिफॉरेस्टेशन को हिल स्लोप पे मूवमेंट करता है। एक्चुअल में कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो वहां पे उस हिली एरियाज में, गढ़वाल के हिली एरियाज में जाके जो स्लोप पे लगे हुए पेड़ थे, राइट, उनको काटने का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिए, राइट। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, खासकर ये दो लोग जिनका नाम मैंने लिखा, चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, राइट। तो वहाँ पे इन दोनों लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया और इन दोनों लोगों ने बाकी लोगों को मोटिवेट किया इस मूवमेंट के लिए। और जहाँ भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो जाते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर जैसे उस पेड़ को काटने के लिए जाते थे तो वहाँ के जो लोकलाइट्स थे वो ट्री को हग कर लेते थे, चिपक जाते थे, पेड़ों के साथ चिपक जाते थे, जिससे कि पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। तो ये आंदोलन रेसिस्ट दी डिफॉरेस्टेशन, ये पूरी तरीके से हिली एरियाज में इसने राइट उस टाइम पे वहां पे डिफॉरेस्टेशन को रेसिस्ट किया। सो दिस मूवमेंट, और धीरे धीरे करते करते ये आंदोलन सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं रहा, ये पूरी इंडिया में फैल गया। जहाँ भी डिफॉरेस्टेशन होता था वहाँ की लोकल कम्युनिटीज उन जंगलों को बचाने के लिए काम करती थी, वो पेड़ से जाकर चिपक जाते थे, राइट। सो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन रेसिस्ट दी डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेशन को रेसिस्ट करता है। ये जो मूवमेंट है, दिस आंदोलन वाज रेसिस्ट दी डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये डिफॉरेस्टेशन को रेसिस्ट करने का काम करता है, चिपको आंदोलन जिसे आप कहते हैं, आंदोलन, ठीक है। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द पीपल ऑफ गढ़वाल, ऑफ विलेज पीपल, जिसमें कि चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, राइट, ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, दिस इज वाटर साइकिल, ठीक है। दिस इज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एग्जैक्टली वाटर साइकिल? वाटर साइकिल, यू नो, वाटर जो है वो नेचर में कभी भी सिर्फ लिक्विड स्टेज में नहीं पाया जाता, ठीक है। हमारा जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट पे लगभग 75% वाटर है, इसलिए हम अर्थ को एक वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं, बिकॉज 75% तक यहाँ पे अर्थ का एक बड़ा लैंड वाटर कवर करता है, राइट। 75% वाटर है हमारे प्लेनेट पे, ये बात आपको। एंड वाटर जो है वो सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं पाया जाता है, वाटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट्स। वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। एंड वाटर की जो स्टेट है वो बदलती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है, जिससे कि आप वाटर साइकिल से इंडिकेट करते हैं। तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है नेचुरली। सबसे पहले वाटर का इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के बाद वाटर जो है कंडेंसेशन करता है, कंडेंसेशन जो कि क्लाउड फॉर्मेशन करता है। कंडेंसेशन के बाद जो है प्रेसिपिटेशन होता है, फिर से वो वाटर जो है लैंड पे आ जाता है और फिर से इवेपोरेशन। ये जो है वाटर साइकिल है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जिसमें कि वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे
नेक्स्ट इज यू नो हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे जो कम रेन है, ठीक है, रेन साइकिल भी आप कह सकते हैं, सबसे जो कम रेन होती है वो होती है वेस्ट राजस्थान में, यू नो लोएस्ट रेनफॉल। इंडिया में लोएस्ट रेनफॉल देखा जाता है वेस्ट राजस्थान में, एंड जो हाईएस्ट रेनफॉल देखा जाता है वो देखा जाता है चेरापूंजी, एक जगह है चेरापूंजी, वहां पे हाईएस्ट रेनफॉल देखा जाता है। एंड वेस्ट राजस्थान में जो है लोएस्ट रेनफॉल देखा जाता है, राइट। और यहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी से पॉवर्टी डेवलप होती है, एक बात आपको और याद रखनी है। तो कहीं कहीं पे वाटर स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और वाटर स्कैरिसिटी के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इवन वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर होने के बावजूद भी 75% तक वाटर हमारे प्लेनेट पे है, फिर भी काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी होती है। वाटर स्कैरिसिटी के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, राइट। पॉल्यूशन की वजह से वाटर स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे ड्रॉट होता है तो कहीं पे फ्लड आ जाता है, तो पूरा का पूरा वाटर साइकिल इम्बैलेंस हो जाती है, राइट। तो देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड दी वाटर स्कैरिसिटी। इवन डैम्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वाटर स्कैरिसिटी। कहीं कहीं पे डैम्स बन जाते हैं, राइट, उससे भी वाटर का जो है उसके भी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। डैम की अगर लेंथ ज़्यादा होती है, डैम क्या होता है, एक रीजन होता है जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं, और वाटर कैनाल भी हम बना सकते हैं वाटर कैनाल से, जिससे कि हर जगह पानी की सप्लाई की जा सके, राइट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट। लेकिन कभी कभी इसके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं डैम के, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो वाटर स्कैरिसिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है, और ड्यू टू दी डैम फॉर्मेशन, ठीक है। डैम फॉर्मेशन का जो उद्देश्य है वो, या फिर मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर से भी वाटर स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रीजन ऑफ वाटर स्कैरिसिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट इज रीजंस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी। So what are the reasons behind water scarcity? Reasons of water scarcity. पहला है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। अगर हम पानी का मिसमैनेजमेंट करते हैं उससे वाटर स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम होती है। दूसरा है पॉल्यूशन से भी वाटर स्कैरिसिटी होती है। कभी कभी डैम फॉर्मेशन से भी कहीं पे पानी ज़्यादा होता है तो कहीं का पानी रुक जाता है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस। डैम फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। डैम फॉर्मेशन का जो पर्पज है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्पज ऑफ डैम फॉर्मेशन, पर्पज ऑफ डैम फॉर्मेशन, सबसे जो बड़ा पर्पज है डैम फॉर्मेशन का वो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए डैम बनाए जाते हैं, राइट। और इसके अलावा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए तो डैम बनाए ही जाते हैं, इसके अलावा जो डैम बनाने का जो पर्पज है वो है, राइट, मतलब कि जनरली क्या होता था कि पहले का जो फार्मर था, किसान था, वो रेन वाटर पे डिपेंड करता था इरिगेशन के लिए, पूरे साल वो खेती नहीं कर पाता था, तो इरिगेशन को बढ़ाने के लिए, इरिगेशन थ्रू आउट ईयर, इसके लिए भी डैम फॉर्मेशन किया जाता है। इरिगेशन थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट ईयर, पूरे साल इरिगेशन होता है, राइट, थ्रू आउट ईयर, तो उसके लिए भी डैम फॉर्मेशन की जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है ना। तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, यानी कि वाटर का जो मैनेजमेंट है आप किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। और वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है। नेक्स्ट इज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग।
हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। आप रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, इसे आप वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। दिस इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, ठीक है। तो कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर को आप कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर को आप स्टोर करते हैं, तो वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, results to increase ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, ठीक है। एंड वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मिटिगेट फ्लड एंड ड्रॉट एंड फ्लड, राइट। कभी कभी वाटर हार्वेस्टिंग ना करने की वजह से रेन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। रेन साइकिल के डिस्टरबेंस की वजह से क्या होता है, पूरा इम्बैलेंस हो जाता है वाटर का जो सिस्टम है हमारे प्लेनेट पे। तो कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो पूरा इम्बैलेंस सा हो जाता है, ठीक है। तो उस इम्बैलेंस को मिटिगेट मतलब कम करने के लिए, फ्लड को कम करने के लिए, ड्रॉट को कम करने के लिए वी नीड टू डू दिस, राइट। हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर है, राइट, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।